तो मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा 5वां दिन है ब्लॉगिंग करने का। आज कोई ख़ास टॉपिक तो नहीं है। आज जो अपन का दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ उसी चीज़ पे थोड़ी सी एक चर्चा टाइप की है। देख रहे हैं या फिर न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि दिल्ली में कोचिंग्स में बेसमेंट में कैसे पानी बढ़ रहा है, उसकी वजह से न जाने कितने छात्रों की जानें जा रही हैं। और अभी ये चीज़ें मतलब अपकमिंग अपडेट होती जा रही है कि कितने सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, क्या कैसे। इसी के बारे में चर्चा थी कि जब एक गरीब माँ बाप का बच्चा ऐसी हायर कोचिंग सेंटर में जाता है वहाँ स्टडी के लिए, और फिर उन बेचारे बच्चों के साथ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, तो सोचिए उन पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी। ठीक है, जो अपनी रोज़ी रोटी एक एक तिल तिल करके कमाते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ऐसे जो गरीब माँ बाप होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि उनके लिए कौन सा मौसम है, चाहे वो बारिश हो, भयानक गर्मी हो या फिर ठंडी का मौसम हो। वो अपने काम को एक शिद्दत से करते हैं कि उस से कमाए हुए पैसे से उसका बच्चा पढ़ाई करेगा, फिर आगे कुछ बन के उन बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बट भगवान को कुछ और मंजूर होता है, इसलिए हम भगवान को नहीं कहेंगे, ये हमारे देश की जनता की गलती है जो सारी चीज़ें अच्छे से देखने के बाद भी ये चीज़ कर रहे हैं। मेरे YouTube फैमिली, मैं एक चीज़ बताऊं कि इस टॉपिक को लेके मेरी बात जो है किसान बुज़ुर्ग बाबा से हुई। उनका कोई बेटा तो उस कोचिंग में नहीं पढ़ता था ना, मतलब उस एरिया में है, बट उनका जो थॉट था, जो उनकी सोच है इस चीज़ को लेके, उन्होंने अपनी छोटी सी सोच हम लोगों तक शेयर करके एक छोटा सा मैसेज दिया। हालांकि उनके वो जो है, उनको ये भाषा बोलनी नहीं आती, उन्होंने अपनी जो अंदर की दास्तां हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की उन्होंने। जब मैं उनके मन की छोटी सी ये बात जानने की जब कोशिश कर रही थी कि वो आखिर क्या सोचते हैं जब ऐसे इंसिडेंट्स उनके बच्चों के साथ होते हैं, तो वो उनके अंदर कैसा फीलिंग आता है, तो मैं उनकी भाषा ज़्यादा समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने मतलब काफ़ी हद तक उस चीज़ को आपको ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश की है। प्लीज़ दोस्तों, इस ब्लॉग में आप उनकी जो मन की बात है प्लीज़ सुनिए, समझिए और फिर बताइए। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं कि अभी बारिश का टाइम चल रहा है, आप काम छोड़ दो, तो ये क्या कहते हैं। कटत जलवा ले यहाँ जो काट ले जी सही। जो बाय और जो सब पतु है रात को का अबे बाय का तो दाओ का ना क्या दोस्तों देखिए कैसे बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, फिर भी ये अपने काम में लगे हुए हैं, और इनसे जो हम पूछ रहे हैं उसको इग्नोर करके अपना ही बता रहे हैं कि हमें तो बस अपना काम अभी दिख रहा है बेटा, तुम अभी बाद में बात करना। हाँ, जो अब बाय तो नुकसान होगा बस का पानी पितानी है। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमें बता रहे हैं कि ये काम मुझे आज ही करना है, और कैसे लगे हुए हैं कंटिन्यूसली। पेंशन मिले 600 मिला 600। वो कोटा मिला ठीक को कोटा मिला तो पैसा लगा। हाँ, अच्छा। दोस्तों देखिए, दादा ने अपने हाथ अपने कपड़ों में ही पहुँच के मेरे से बिस्किट और चाय लेके कहाँ बैठने गए। मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि आप साइड में बैठ जाइए, आराम से चाय पी लीजिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और वो वहीं पे जाके बैठ गए और बस अपनी दास्तां बताने लगे कि हम लोग ऐसा समझते हैं अपने काम को, जैसे जितनी शिद्दत से हम अपना काम करते हैं उतना ही शिद्दत से हमारा बेटा या बेटी जिसे हमने बाहर पढ़ाने के लिए भेजा है वो ऐसे ही पढ़ाई करते हैं।
जैसे वो पूरा टाइम पढ़ते रहते वैसे ही हम पूरा टाइम खेतों में काम करते रहते, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं पूरा करके। सो देखिए दादा खा भी रहे हैं और पता नहीं क्या सोचते हुए खा रहे हैं, पूरा का पूरा ध्यान उनका खेत की तरफ है। हमने बोला भी कि दादा प्लीज़ थोड़ा तो रेस्ट कर लो, लेकिन वो मतलब रुके नहीं। सो दोस्तों दादा कंटिन्यूसली अपने खेत की तरफ देखते जा रहे हैं। दोस्तों देखा आपने कि कैसे वो एक किसान, बुजुर्ग किसान अपना सारा काम कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। मैंने उन्हें काफ़ी मतलब चीज़ देखा। इस बीच उनके पास काफ़ी सारी बारिश हुई, इधर काफ़ी सारी बारिश हुई। वो बारिश का ध्यान ना देते हुए अपना काम कितनी शिद्दत से कर रहे थे। उनसे हमने कई बार बातें करने की भी कोशिश करी, तो वो मतलब ऐसा लग रहा था कि बस उनको उनका काम ही दिख रहा था, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। मैंने काफ़ी बार उनसे बात करने की कोशिश की, तो बस वो अपना काम करते जा रहे थे और जवाब अपनी लोकल लैंग्वेज में देते जा रहे थे। सो दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब एक किसान अपने काम को लेके इतना डेडिकेटेड है कि बता नहीं सकते, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जब हम उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर उनके बच्चे हमारे तक आ रहे हैं, तो हम भी उनके साथ उतनी ही सेफ्टी, उतनी ही प्रिकॉशन या उतनी ही डेडिकेशन के साथ उनकी लाइफ को सफल बनाने में कोशिश करें। दोस्तों आप खुद सोचिए, यदि हम लोग इनकी हेल्प नहीं करेंगे, इनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं मानेंगे, तो कैसे ये भारत का दोस्तों देखा आपने कि कैसे कि एक हमारा किसान, जिसे भारत का अन्नदाता कहा जाता है, अपना जो काम है कितनी शिद्दत के साथ कर रहा है। तो ये हमारे बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब उनके बच्चे हमारे पास पढ़ने आए। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैंने उस बूढ़े किसान से बात करने की कोशिश की, वो लगातार काम पे लगा रहा। इवन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके मैं उसके दिल की बात जानूं। मैंने उसके लिए थोड़ा सा चाय और बिस्किट वगैरह, थोड़ा नाश्ते के लिए मैंने कहा कि चलो इतनी देर से लगा हुआ तो मैं उसके लिए कुछ बना के ले जाऊं। इसी बहाने वो मुझसे अपने मन की बात तो शेयर करेगा, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, उसने अपना काम जो है ना करने में वो इतना बिजी था कि वो मेरे लिए एक सेकंड नहीं निकाल पा रहा था कि वो अपने मन की बात बोले। उसका कहना सिर्फ इतना है कि अभी मैं काम पे हूँ, इसलिए मैं अभी आपसे कुछ नहीं कह सकूंगा, प्लीज़ मुझे आप काम करने दें। मैंने फिर उसको कहा कि लो चाय आप साइड पे बैठ के पी लो। उसने बोला नहीं। मैंने उसके हाथ गंदे थे, मतलब वो घास काट रहे थे, उनके हाथ में मिट्टी लगी थी। मैंने उनको पानी भी ऑफर किया। पता है दोस्तों उस बूढ़े किसान ने क्या बोला? अरे ये तो हमारी रोजी रोटी है, ये बोल के बस उसने अपने कपड़ों से ही हाथ पोंछ के और वापस उसने चाय ली और बिस्किट ली और बैठा भी नहीं। वो इस तरीके से बैठा हुआ था कि मतलब उसको बस उसका काम दिख रहा था। दोस्तों वो चाय भी पी रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो बस खेत, जो उनका व्यवसाय है, उनकी किसानी है, वो सामने की तरफ देख के ऐसा लग रहा था कुछ सोच रहे हैं। सोचिए, जब एक किसान अपना 100% दे के काम कर रहा है, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम उनके बच्चों को हर तरह की सेफ्टी दें? यदि वो हमारे कोचिंग सेंटर्स या हमारे जो भी हमारा व्यवसाय है, यदि कोई गरीब किसान का बच्चा हमारे पास आ रहा है, तो हमें हर चीज़ की सेफ्टी का मतलब मेरा कहना ये नहीं है कि बस उसको जिस काम के लिए आया है उस चीज़ की सेफ्टी दो। सेफ्टी का मतलब ये है कि मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर है, वो आपके पास आया है, आप जिस एरिया में कोचिंग सेंटर चला रहे हो, जहाँ पे ये सब सारे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, कम से कम देखो तो सही कि वो किस एरिया में है। इन केस यदि मौसम चेंज हुआ, बारिश आई, ठंडक आई या फिर गर्मी आई, तो उन बच्चों को इतना ऐसा अपने को सेव करके रखना है कि उन्हें कोई परेशानी ना हो, उनके साथ कोई इंसिडेंट्स ना हो। और हमें तो पता ही है कि दिल्ली का माहौल क्या रहता है, कभी उधर ज़्यादा बारिश होती है, कभी भूकंप आते हैं, कभी ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
कभी पॉल्यूशन की वजह से वहाँ सांस लेने में तकलीफें होती हैं। तो हम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि हम इन सब चीज़ों को ऐसे मैनेज करके चलें कि ये इंसिडेंट्स हो ही ना। ईयर में है, ठीक है दोस्तों, और वो जस्ट मतलब पार्ट टाइम जॉब पे ही आती है। वो अपनी स्टडी काउंट मतलब कंटिन्यू कर रही है, प्लस शाम को कोचिंग्स भी जाती है। उसके पास जो भी टाइम बचता है वो टाइम निकाल के वो मेरे पास आती है कि उसको 4 पैसे मिलेंगे तो कम से कम उसका खर्चा खुद से तो चलेगा। सो मैंने बस ये बात बोली कि दिल्ली में ऐसा हुआ है, तो वो मुझसे शेयर कर रही थी कि उसका आर्ट्स स्ट्रीम है। सो उसने मुझे बोला कि आप मुझे पढ़ाओगी क्या? मैंने उनको कहा ठीक है पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आगे चल के एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने माँ बाप का जो सर है ना प्राउड फील कराना चाहती हूँ, सर ऊंचा करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि अभी दिल्ली में ऐसा इंसिडेंस हुआ है, इस वजह से कोचिंग्स बहुत ही ज़्यादा अनियमितता में आ गई हैं, कहीं सीज हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उसका जो डर था उसे तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें उसको फेस करनी होंगी। उसका जो सबसे बड़ा डर था ना वो अपनी सेफ्टी को लेके था। सो मैंने उससे बात करी कि सेफ्टी तो एक ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, लेकिन आप जो वहाँ पे हुआ उसको लेके क्या कहना चाहती हो? तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि हमें कोचिंग वालों पे इतना भरोसा है कि वो हमारी सेफ्टी, स्पेशली हमारी इस सेफ्टी की जहाँ हम बैठ के पढ़ रहे हैं उस एरिया की सेफ्टी का मतलब जिम्मेदारी तो ले सकते हैं। फिर उसने मुझे टॉपिक बदल के सिर्फ इतना ही कहा कि मैं उस कोचिंग सेंटर पे इतना भरोसा रखती हूँ कि वो मेरा फ्यूचर बर्बाद होने से बचाएंगे और मुझे सेफली मेरे एम तक पहुँचने में हेल्प करेंगे। इस टॉपिक को चेंज करते हुए उसने बस सिर्फ इस चीज़ के बारे में कहा कि वहाँ के लोग हम गाँव वासियों को लेके कैसी थॉट्स रखते हैं, तो उसको अनइवन सा फील होता है। सो वो सोच रही थी कि वो कोचिंग के लिए हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जाए, बट उसका जो अभी रुझान है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैं एक छोटा सा क्लिप शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे यहाँ पे एक बच्ची आती है पार्ट टाइम जॉब पे। सो उसके मन की बात आप ज़रूर सुनिए। देखो, हम एक गरीब परिवार से होते हैं, ठीक है, गरीब परिवार से है तो हम लोग बस इतना चाहते हैं कि दिल्ली जाकर हम लोगों को वो फैसिलिटी मिले जिससे लड़कियां सेफ्टी महसूस करें, जिससे उन्हें लगे कि अगर कोई लड़की बाहर से आती है तो वो ये सोचती है कि अगर हम जाएंगे तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, किस तरीके से रहेंगे हमारे साथ, तो क्या करेंगे, इस चीज़ का डर ना हो हम लोगों को। तो आप ध्यान रखो थोड़ा। छोटी बच्ची के मन की बात सुनी दोस्तों, तो इसको तो ये भी नहीं पता है कि बाहर जाएंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसा क्या होगा। वो तो बस सारा का सारा जो अपना भरोसा है कोचिंग पे ही लेके जा रही है। सो इतने छोटे छोटे बच्चे जो 12th पास करने के बाद ही अपनी हायर स्टडीज़ के लिए ऐसे कोचिंग्स में जाते हैं। स्पेशली यदि मेडिकल फील्ड का हुआ तो एलन जाता है, कोटा जाता है, या फिर उसको और यदि अच्छा लगा कि मैं अभी 11th-12th से ही अपनी IPS IAS की तैयारी कर सकता हूँ या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता हूँ, तो वो दिल्ली इंदौर बॉम्बे टाइप के शहर चुनते हैं। सो दोस्तों, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चों को हेजिटेट ना करवाए, हेजिटेशन फील ना करवाए, इनको अपने जैसा ही, अपने दोस्त, अपने भाई बहन जैसा ही प्यार दें, क्योंकि ये कंडीशंस क्योंकि दोस्तों ये बच्चे ऐसी परिस्थिति से आए हुए होते हैं कि वहाँ जहाँ उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत आसानी से नहीं मिल पाती है। सो ये सारी कंडीशंस में अपने आप को ढालने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। तो हमारी जिम्मेदारी ये तो बनती है ना कि हम इनकी मदद करें, ना कि इनका उपहास करें। तो अब अपने ब्लॉगिंग को यहीं पे बंद करते हैं। मुझे पता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग बहुत ही बोरिंग टॉपिक पे करती हूँ और बहुत ही ख़राब बोलना चाहिए बोलती हूँ, पर दोस्तों मेरे मन की जो बात थी ना मुझे बताना था। पता नहीं क्यों मुझे मैंने कोई यूट्यूबिंग पैसे के लिए नहीं स्टार्ट करी, कुछ ऐसा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो थॉट फील होती है वो सबके साथ शेयर करूँ। सबका अपना अपना होता है, बट मुझे यूट्यूबिंग में सिर्फ ये थॉट्स के लिए ही है कि मैं अपना
मैं किस तरह से सोचती हूँ और मुझे क्या फील होता है। मैं ऐसे ही डिफरेंट तरीके से लोगों से बात करूँगी, फिर उनकी फीलिंग्स आप तक शेयर करूँगी। सो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, और वो जो उनके चेहरे की मुस्कान है आपके लिए इतनी ब्लेसिंग फुल और इतनी मतलब आरामदायक होगी ना, और उस जो मुस्कान में आपके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स होगी कि वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न होके वो मिलेंगी ही मिलेंगी। ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। सो प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जो भी जहाँ भी कमियाँ दिख रही हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स में हो, भले ही चाहे बड़े लोगों के बच्चे क्यों ना पढ़ रहे हो, एटलीस्ट आवाज़ तो उठाए कि वहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं, कैसा क्या कहाँ कैसा माहौल है, उनको कैसा फील हो रहा है। अपनी बातें जब शेयर नहीं करेंगे तो नॉर्मल इंसान उस चीज़ को कैसे जानेगा। सो बताएं कि क्या कमी है, क्या और सुधार कर सकते हैं इस चीज़ में। सो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी। राधे राधे।